नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जिन किसान भाइयों ने धान की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से जरूरी कार्य हैं और किस तरह से करें उन कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय सिंह। अगर हम बात करें धान की, तो धान में आप देखेंगे कि धान में 3 तरह के धान लगभग किसान यूज करते हैं। वो पहला होता है जो कि शीघ्र पकने वाली है, दूसरी है जो कि मध्यम अवधि में पकती हैं, तीसरी है जो थोड़ा लेट पकती हैं। ये तो जो शीघ्र पकने वाली जो वैरायटीज़ हैं वो लगभग मिल्किंग स्टेज में होंगी और जो मध्यम अवधि की जो वैरायटी हैं उनमें लगभग वो गभोट में होंगी या फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रही होंगी और जो लेट हैं वो लगभग वानस्पतिक बढ़वार से ऊपर हो चुकी हैं। किसान भाइयों, धान की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए धान की फसल में सिंचाई प्रबंधन करते हुए यूरिया का प्रयोग किस तरह से करना है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। हम यदि ये कहें कि धान को हम 24 घंटे पानी में डुबोए रहें और उसके बाद हमको अच्छी उपज मिलेगी, तो ये हम कहीं न कहीं गलत हैं। धान को उतनी ही पानी की जरूरत पड़ती है जितनी की उसकी नमी बनी रहे। पानी जब भी आप दें तो पानी कम से कम उसकी जड़ों में लगा भर रहना चाहिए, मतलब 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। उससे क्या होता है कि मिट्टी में का जो एरेशन, पौधे का जो रूट या जड़ से जो हवा का जो संचार होता है, जो उसको हवा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो कम पानी में ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अगर आप पानी अगर है भी आपके फील्ड में तो पानी उसे बाहर करें आप। एक जो भी आपको खाद की ज़रूरत हो, जैसे यदि बालियाँ निकल चुकी हैं तब तो कोई भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि बालियाँ आपकी निकल रही हों, कुछ निकलने के लिए बाकी हों, तो नॉर्मल एक यूरिया का थोड़ा सा पर एकड़ में 10 से लेकर 12 केजी 13 केजी तक यूरिया आप दे सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि पूरी एक साथ बालियां बाहर निकल आती हैं और पौधे में जो दाने हैं पूरे के पूरे दाने ढंग से भरते हैं। ये किसान भाइयों, धान की फसल को कीट और रोगों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो धान की जो बालियां निकलती हैं उनमें गंधी बग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गंधी बग यदि लग रहा है आपका, तो आप ये देखें कि कोई भी दाने बालियां जो निकल रही हैं, यदि बालियां उसमें से यदि सफ़ेद हो रही हैं कुछ और सूख रही हैं ऊपर से, तो आप मान के चलिए कि गंधी बग का प्रकोप आपके फील्ड में हो चुका है। कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे उनको भगाने के लिए कोई भी जो ज़्यादा महकती हो, या नहीं तो आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे आपका क्लोरोपाइरीफास का है 1.5 से लेके 2 ml पर लीटर का घोल बना करके आप छिड़क सकते हैं। पूरे के पूरे कीट आपके बाहर हो जाएंगे। धान में आपने देखा होगा कि रोगों का प्रकोप भी बहुत होता है। पानी जाने से रोग लगते ही लगते हैं और पानी की नमी रहने से ज़्यादा रोग लगने के चांसेस होते हैं। खास बीमारी जो हमने आपको बताया, जिसे हम मतलब झोंका रोग बोलते हैं या झुलसा रोग बोलते हैं, ये बीमारियां भी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की तरह हैं, देखे होंगे कि ऊपर की पत्तियां पूरी जल जाती हैं और उससे क्या होते हैं कि पूरी की पूरी जो दाने निकलते हैं, बालियां निकलती हैं, ये बालियां भी डिस्कलर हो जाती हैं, जिससे आपका मार्केट वैल्यू गिरता है। ये तो किसान भाई, इससे बचने के लिए सबसे बड़ा तरीका होता है कि पहले तो आप वैसी किस्म ही लगाएं जिनमें ये सब बीमारी न आए। नहीं तो कोनाजोल वाली फैमिली बहुत से हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, फंजीसाइड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कम से कम 700 से लेकर 750 ml पर हेक्टेयर, ये मतलब आपका रिकमेंडेशन है और इतना पड़ना ही चाहिए। उस बीमारी को लगने से पहले यदि आपने उस दवा का छिड़काव कर दिया कि इस तरह की बीमारियां आपके फील्ड में आएंगी नहीं। तीसरी एक और बीमारी आती है जो सबसे लास्ट में आती है, जिसमें हम बोलते हैं, ऊपर आपने देखा होगा कि ऊपर बालियों में कहीं कहीं आपको मतलब भूरे आकार के गोले बने दिखाई देते हैं। ये तो अब क्या होते हैं, किसान भाई ये कहते हैं कि हमें रतुआ लग गया या हमें कंडुआ लग गया। ये तो किसान भाई देखिए, ये भी आप विशेषताएं जान लीजिए अब कि ये जो बीमारी लगती है, ये बीमारी जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं उसी में आपका एक कंडुआ रोग लगता है, जिनको आप गोले बता रहे हो, गोले लग जाते पूरे हो जाते हैं ये। और इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान ये दें कि इससे बचने के लिए आपको वैसे समय में, जिस समय में कि आपका गंधी बग लग रहे हो, अगर आपने क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे किया और उसके बाद आप यदि कोई भी फंजीसाइड, चाहे कार्बेंडाजिम है आपका 20% या 50% का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी यदि आपने स्प्रे कर दिया, तो ये सब आपको बीमारियां नहीं मिलेंगी। तो आप क्या वेरिएशन जो आपको विभिन्नताएं दिखती हैं, इसको अब बिना कहे आप उखाड़ के बाहर फेंक दें।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का भी पालन करते हैं, परंतु कभी कभी दुधारू पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा या फफूंदी जनित दाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से आफरा की समस्या देखने में आती है। तो इस आफरा की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं और यदि पशु को आफरा हो गया है तो उसका निदान किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात करेंगे जानवरों में पेट दर्द या अफरा की बीमारी के ऊपर बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अफरा एक तो पहली बात क्यों होता है, तो अफरे का कारण किसान भाइयों सबसे ज़्यादा इस समय में देखने को इसलिए मिल सकता है कि इस समय की फसलों में हरा चारा बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहता है। ज़्यादा चरने के कारण किसान भाइयों ग्रीन में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण जानवर के पेट में फर्मेंटेशन होता है या फीड पास नहीं हो पाने जाने के कारण जानवर के पेट में गैस बनती है, जिससे जानवर को फीड आगे न सरकने के कारण उसको अफरा हो जाता है या गैस अक्यूमुलेशन के कारण उसको अफरा हो जाता है। अफरा दो प्रकार का होता है, एक तो फ्रोदी ब्लोट बोलते हैं, एक बोलते हैं ड्राई ब्लोट। फ्रोदी ब्लोट यह कहते हैं जिसमें हम जानवर के पेट में एक या तो सिर्फ सिंपल गैस रहे, उसको टिम्पेनाइटिस भी बोलते हैं। एक फ्रोदी ब्लोट जिसमें झाग बन जाता है, ऐसा अफरा जिसके अंदर झाग बन गया, ये ज़्यादा घातक है। अफरा के लक्षण क्या होते हैं, अब अफरा में जानवर करता क्या है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जानवर के पेट में दर्द है। अफरा में जानवर जो है वो पेट के तरफ लात मारेगा, बार बार घूम के पेट के तरफ देखेगा, और दूसरी बात जानवर जमीन पे लोटेगा। दूसरी बात जानवर को चलने में बहुत तकलीफ होगी, वो एक जगह ही रुका रहेगा, और जानवर का पेट जो है वो ढोलक जैसा एकदम गुल हो जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी, तो हम उसको बजाएंगे तो वो ड्रम जैसी आवाज करेगा। आफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। जैसे आप हरा चारा दे रहे हैं तो हरे चारे के साथ आपको उसमें सूखा अच्छी क्वालिटी का भूसा मिला देना है, जिससे 1/3 उसमें अगर आपका हरा चारा है तो उसमें 2/3 आपको भूसा मिला देना है। इससे क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम होने के कारण अफरा नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि जो भी आप उसको दाना दे रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर लें कि दाने में कहीं कोई फंगस या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल ऐसा कुछ है तो नहीं जिसके कारण जानवर को अफरा चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रोगग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग भी खिला सकते हैं। इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। इनसे आप जानवर का अफरा कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, मगर अगर घरेलू नुस्खे आपके काम नहीं कर रहे हैं कि उसको तुरंत ही आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि सिर्फ गैस को हम एक सुई के माध्यम से जानवर के पेट में उसके बाईं तरफ जहाँ पे खाली स्थान रहता है, जिसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं, फ्लैंक रीजन में हम जानवर को लेटा के और उसका जो पेट है वो बायां साइड ऊपर रहेगा, तो हम 16 गॉज की निडल को मार के उसका अफरा या ट्रोकार कैनुला से हम उसका अफरा उतार सकते। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है किसान भाइयों कि हम उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन 1/3 इंट्रावीनसली लगाएगा, नस में लगाएगा उसके, और 2/3 जो है वो सबकट लगाएगा। तीसरी बात, हम जानवर को किसान भाइयों एंटीबायोटिक लगा देते हैं, जिससे क्या रहता है उसका जो अंदर बैक्टीरिया है पेट में जो फर्मेंटेशन करता है जानवर के पेट में, तो जानवर के पेट में जो बैक्टीरिया को हम अगर मार देंगे तो फर्मेंटेशन की दर कम हो जाएगी, उस हिसाब से गैस नहीं बनेगा। आशा करता हूं किसान भाइयों इसी के साथ इस जानकारी से इस मौसम में अपने पशुओं को अफरा से बचा सकेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली तथा मौसम केंद्र भोपाल के सहयोग से इंदौर, नीमच, बुरहानपुर, झाबुआ और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सोयाबीन की फसल में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जल निकासी की व्यवस्था करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस जनित बीमारी का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी रोकथाम की सलाह है कि फसल पर लक्षण दिखाई देते ही वायरस से ग्रसित पौधों को अपने खेतों से निकाल दें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसे खेत में सफेद मक्खी, जो कि इस वायरस को स्वस्थ पौधों में फैलाने का कार्य करती है, की नियंत्रण के लिए पहले से मिश्रित संपर्क रसायन बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड की 350 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा से सफेद मक्खी के साथ साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी एक साथ नियंत्रण हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों में लगातार हो रही रिमझिम वर्षा की स्थिति में पत्ती खाने वाली इल्लियों द्वारा पत्तियों के साथ साथ फलियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे अफलन जैसी समस्या होने की संभावना है। अतः कृषकों को सलाह है कि पत्तियां खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण हेतु संपर्क कीटनाशक इंडोक्साकार्ब की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल को नुकसान करने वाले गर्डल बिटल, चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशकों का फसल पर छिड़काव करते रहें। बैंगन, टमाटर, मिर्च की नर्सरी लगाएं। खेत में बतर आने के बाद पौधों की रोपाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय बैंगन, टमाटर और भिंडी में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस समय मिर्च और टमाटर में चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 170 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। फलों जैसे आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई अति शीघ्र करें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा भी दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताजा पानी जरूर दें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला इंदौर से विकास कश्यप ने। आप बोनसाई पौधे तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विकास जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बोनसाई यानी बौनी वृक्ष उगाने की कला।
बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बॉन्ड रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने के कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं, उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे: सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे: पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष: आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां: गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बर्बेरी। लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन: बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।